जा रहे हैं आज के क्लास में क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प ले रहे हैं, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, एक ऐसा कंपाउंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिससे आप द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के डिफिनेशन को समझ पाएंगे। वाटर, जल, जिसको आप अपने डेली लाइफ में सुबह शाम दोपहर हमेशा यूज करते हैं, देखते हैं। ये वाटर का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से होता है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इस वाटर को बनाने वाले इस दो एलिमेंट का वेट के हिसाब से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, मास के हिसाब से स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। सबको नजर आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 1 × 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 16। ये क्या लिख दिए, एटॉमिक मास। 1 एटम के लिए 16 लिखे, 2 एटम के लिए 1 × 2। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, और वेट के हिसाब से जो रेशियो है 1:8, जो ये समझा रहा है कि H2O के प्रोडक्शन में, H2O मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो हम इस कंपाउंड के कंपोजिशन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने किए। कंपोजिशन मतलब संगठन हिंदी में बोलते हैं, और ये जो रेशियो आया वो 2:16 मतलब 1:8 आया। मतलब द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, द लॉ विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बाय मास और बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वह नियम जो पदार्थ के कंपोजिशन का, सब्सटेंस के कंपोजिशन का मास और वॉल्यूम के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करता है, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस बना था वो H2O बना था, और इसके कंपोजिशन का हमने मास के हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया। तो द लॉ विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बाय मास और बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको बता दें कि टोटल 5 लॉ है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। ये 5 लॉ को द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत में रखा गया है। पहला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जिसको डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये 5 लॉ हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। अब आज का जो क्लास है वो स्पेशली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। दो ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को इस ढंग से हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको हमेशा के लिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रहेगा, और इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट रहेगा, क्योंकि ये सारा एक्सप्लेनेशन हम फिगर के माध्यम से देने जा रहे हैं, और फिगर से समझाने का टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है बिना याद रखे। तो क्या है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट को देने वाले फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर हैं, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर हैं, जिसको केमिस्ट्री का पिता, फादर कहा जाता है, और इन्होंने ही फर्स्ट लॉ दिया है द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। और ये क्या है, तो आप सभी स्टूडेंट कम से कम कुछ नहीं तो इतना जरूर जानते हैं कि रिएक्शन में एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, हिंदी में प्रतिकारक होता है, और एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, प्रतिफल होता है। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इनका कहना था कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में हमेशा रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को हम 2 एग्जाम्पल से आपके सामने रखने जा रहे हैं, तब आप इस नियम को हमेशा के लिए बिना मेहनत के याद रखेंगे। सबसे पहले आपको हम फिजिकल चेंज पर एग्जाम्पल देते हुए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाने जा रहे हैं। फिजिकल चेंज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है एक
1 kg का आइस का टुकड़ा, यानी आइस है और आप सभी को पता है कि आइस किससे बनता है? वाटर से। तो यानी वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस है। ये 1 किलो का 1 kg का 1 किलोग्राम का बर्फ का टुकड़ा है, जिसको हम इस कंटेनर में लिए हैं। 1 kg H2O, ब्रैकेट में S का मतलब समझ जाइएगा आइस। 1 घंटे तक लेकर हम इसको इस बर्तन में छोड़ दिए। बताइए क्या होगा? 1 घंटे बाद ये 1 kg तो मिलेगा, लेकिन H2O S में नहीं, H2O L में। बिफोर रिएक्शन ये H2O S था और आफ्टर रिएक्शन H2O N। लेकिन जरा सोचिए तो कि 1 घंटे पहले ये 1 kg था और 1 घंटे बाद भी 1 kg है। ये सब्सटेंस अपना स्टेट खो दिया, अपना अवस्था खो दिया। ये सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिजिकल चेंज होने के लिए हो गया, लेकिन मास कंजर्व है, द्रव्यमान संरक्षित है। तो यहाँ ये चीज हम समझाने का प्रयास किए कि देखिए, ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज होने के लिए हो गया, मैटर अपना स्टेट खो दिया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 1 kg था और 1 kg है। यही तो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसी लॉ को एक और तरह से समझाने जा रहे हैं आपके सामने। लैंडोल्ट्स नामक साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको केमिकल चेंज आज समझा देगा। केमिकल चेंज होते हुए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाएगा। ये है एक H शेप्ड ट्यूब। इस H शेप्ड ट्यूब में लेफ्ट पोर्शन में NaCl लिया गया है, सोडियम क्लोराइड, और राइट पोर्शन में लिया गया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सपोज दैट इसका हम 10 ग्राम लिए और इसका 20 ग्राम लिए, और ये H शेप्ड ट्यूब है। पूरा इस पोर्शन को सील पैक कर लिए, पूरा मतलब सील कवर कर दिए और यहाँ भी पैक कर दिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस H शेप्ड ट्यूब को हाथ में ऐसे उठा लिए और इसको सेक कर दिए। सेक का मतलब है कि अब इधर जहाँ हिलाए तो इधर और इधर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ये कांटेक्ट में आएगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। इतना फास्ट, जितना फास्ट पेट्रोल से भरा हुआ डब्बा है और उसका ढक्कन खोले और माचिस मार दिए, उतना फास्ट रिएक्शन ये होता है इस दोनों में। ये फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। तो जरा सोचिए कि हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया आपके सामने। ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हम 10 ग्राम NaCl लिए। NaCl कितना ग्राम लिए और कितना ग्राम AgNO3 लिए? 20 ग्राम। दोनों रिएक्ट किया एक दूसरे से और रिएक्ट करके AgCl एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और NaNO3 का प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पर इसका 5 ग्राम प्रेसिपिटेट के रूप में और ये 25 ग्राम NaNO3 प्राप्त होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, क्या देख पा रहे हैं आप कि ये 10 + 20 कितना हुआ? 30, और ये 5 + 25 कितना हुआ? 30। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सब्सटेंस जो लेके चले थे वो सब्सटेंस नहीं रहा, एकदम नया सब्सटेंस बदल गया। लेकिन मास पहले भी 30 ग्राम था और अभी भी 30 ग्राम है ना। वो सब्सटेंस है जो हम लेकर चले थे, फिर भी मास कंजर्व है। तो हम इस रिएक्शन के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ केमिकल चेंज हो गया। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो सब्सटेंस नहीं रहा जिसको हम लेकर चले, नया सब्सटेंस एकदम बदल गया। लेकिन लिए थे 30 ग्राम और है भी 30 ग्राम। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 30 ग्राम, दोनों 30 ग्राम है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। इसका मतलब है
कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको एक चीज़ और बता दें कि 9th 10th में आप लोग ने पढ़ा था एक टॉपिक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा का ना ही निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा था। यहाँ पर हम उसी के तर्ज पर आज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सुनाने जा रहे हैं। बस एनर्जी का स्थान हटाकर रिप्लेस करके हम वहाँ मैटर फिट करने जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, क्या मैटर का मास चेंज हुआ? नहीं। तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल, मतलब कि टोटल ये कह सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर का ना ही निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश। अब एक एक लाइन जो आपने क्लास नोट्स में लिखा वो समझ लीजिए। दिस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अनुसार ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करता है। ये लॉ क्या है? तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। अब इसको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं कि let x gram of A and y gram of B reacts with each other and form m gram of N and n gram of D, m gram of C and n gram of D। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो करें तो टोटल मास ऑफ A एंड B इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ C एंड D, यानी x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने एक और ढंग से आपको बताया कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया, ये एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने का एबिलिटी ला चुका है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, अब हम दिखा रहे हैं। 30 ग्राम ऑफ CaCO3, शुरू हो रहा है क्वेश्चन राउंड। 30 gram of CaCO3 is heated and formed 12 gram of CaO in the form of ash, मतलब राख के रूप में 12 ग्राम CaO प्राप्त होता है। Then find the mass of CO2 which is expelled out, यानी कि CO2 जो बाहर गैस बनकर निकल गया उसका मास बताइए। तो CaCO3 के 30 ग्राम को हीट किया गया, हीट करने से 12 ग्राम उस बर्तन में राख के रूप में प्राप्त हुआ CaO। तो CO2 कितना बनकर उड़ गया? तो आप समझ गए और आपका आंसर बिल्कुल सही है, 18 ग्राम। कैसे इसको सॉल्व किया आपने? तो आपके माइंड में एक प्रोसेस चल रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 30, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने से पहले आपने इसका मान लिया कि लेट द मास ऑफ CO2 इक्वल x, देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया 12 प्लस x। According to law of mass, according to the law of conservation of mass, 30 equal 12 plus x. Total mass of reactant is equal to total mass of product. Then x equal 13 minus 12 equal 18. कोई दिक्कत? Next question. 60 ग्राम of KClO3 को हीट किया गया है और हीट करने से आफ्टर हीटिंग इसका 20 ग्राम प्राप्त हुआ है। तो बताइए कितना ऑक्सीजन गैस एक्सपेल्ड आउट हुआ, बाहर निकल गया? तो आपने जवाब दिया 40। ये 40 कैसे आया? पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 60, इसका आपने मान लिया x, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया 20 प्लस x। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब आप सॉल्व करेंगे 60 माइनस 20 इक्वल 40। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित आप प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। 30 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड एंड फॉर्म 12 ग्राम ऑफ CaO एंड देन फाइंड द मास ऑफ CO2 विच इज एक्सपेल्ड आउट। मतलब क्या कर रहा है, ध्यान दिया जाए
CaCO3 का 30 ग्राम लेकर हीट किया जा रहा है और हीट करने पर 12 ग्राम CaO का प्रोडक्शन हो रहा है। तो CO2 का कितना मास बाहर निकला यही कैलकुलेट करना है। तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले लिखेंगे टोटल मास ऑफ, या उससे भी पहले लिखेंगे लेट मास ऑफ CO2 इक्वल, क्या लिखेंगे, x ग्राम। देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कितना, 30 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलिए, 12 प्लस x। अब यहीं पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to the law of conservation of mass, 30 equal 12 plus x, then x equal 13 minus 12, ये हो गया 18। तो मास ऑफ CO2 इक्वल हो गया 18 ग्राम। बना लिया जाए। कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। जो भी स्टूडेंट कंप्लीट 3D फिगर देखते हुए सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। इसके माध्यम से कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप 9431434546 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग